आज यूपी भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। आज लखनऊ के भाजपा दफ्तर में सुबह 10 बजे ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। बिल्कुल, इस बैठक में यूपी के सभी मोर्चा के अध्यक्षों को बुलावा गया है। सभी पदाधिकारियों को भी बैठक में रहने के निर्देश हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों की इस बैठक में पार्टी आगामी अभियानों की, कार्यक्रमों की चर्चा करेगी, उस पर मंथन करेगी और प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी को भी इस बैठक में शामिल होना है। साथ ही कार्य योजना बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे। तो आज भाजपा की बड़ी बैठक है जहां सीधे तौर पर भाजपा अपने मिशन 2024 के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। इस बाबत अभियानों और कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। तो चलिए, इस बड़ी बैठक को लेकर के ग्राउंड पर कैसी तैयारियां हैं देखेंगे, समझेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेश, किस तरीके की जानकारी आ रही है, इनपुट आ रही है, इस पूरे बैठक को लेकर कौन कौन पहुंच गया है? देखिए, 2024 को लेकर ये पूरा मंथन है। हाल ही में देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और वहां पर भी जो चर्चाएं हुई, केंद्र बिंदु जो था वो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर था। अब पार्टी जो है वो उन अभियान और कार्यक्रम को लेकर आज चर्चा करेगी जिनके माध्यम से जनता के बीच जाना है और जिनके माध्यम से अपने वोट बैंक को बढ़ाना है 2024 के मद्देनजर। और 2024 से पहले अगर बात करें तो देखिए निकाय चुनाव भी है इसी साल के अंत तक। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर पार्टी के तमाम कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो उसमें जो बड़े कार्यक्रम है वो लाभार्थियों तक किस तरह से पहुंचा जाए, किस तरह से इस स्ट्रैटेजी के तहत सभी को वोटर्स में तब्दील किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाना है। और ये जो अभियान है, कार्यक्रम है, इनके ऊपर इन्हें किस तरह से बूथ स्तर तक लागू किया जाए। देखिए, अलग अलग श्रेणी है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, उसके बाद उनको जिला स्तर पर किस तरह से क्रियान्वयन होगा, बूथ स्तर पर किस तरह से क्रियान्वयन होगा, इन सभी चीज़ों की एक पूरी कार्य योजना है कि अभियान कैसे पहुंचेंगे। तो इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये सभी लोग उस बैठक में रहेंगे। सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, जो जिलों के प्रभारी हैं, इन सब लोग को बुलाया गया है। क्योंकि देखिए, जिले में जब कोई काम होगा तो जो जिला अध्यक्ष है, जो जिला प्रभारी है, उनको अलग अलग जिलों में उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे लागू कराना है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रख के इन सबके साथ में लंबा मंथन होगा, तैयारी होगी कि किस तरह से कौन से ऐसे अभियान चलाए जाएं जिससे जनता जो है सीधे तौर पर कनेक्ट हो सके और उसके बाद वो जनता जो है वो सिर्फ कनेक्ट नहीं हो बल्कि भाजपा के पक्ष में आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 हो, उन सब में वोट करें। 24 के लिए देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। पहले तो पार्टी कहती थी 80 में 75 सीट की बात, लेकिन जिस दिन रामपुर आजमगढ़ के चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए, उत्साह बढ़ गया और मुख्यमंत्री ने मंच से ये कहा कि अब 80 में 80 सीट की बात होगी। तो 80 में 80 सीट अगर लेकर आनी है तो उसके लिए वैसी तैयारी चाहिए होगी, वैसी रणनीति चाहिए होगी और उसी बाबत ये बड़ी तैयारी भी हम देख रहे हैं। आप इसी तरह नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शैलेश, फिलहाल शुक्रिया। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव प्रचार के लिए लखनऊ आएंगी और आज मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में द्रौपदी मुर्मू भाजपा अपना दल निषाद पार्टी के विधायकों से मत एवं समर्थन देने की अपील करेंगी। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर भोज भी रखा गया है। इसके अलावा गैर भाजपा दलों से भी वो समर्थन मांगेंगी। तो आज द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मौजूद रहेंगी और इस दौरान जहां न सिर्फ एनडीए के घटक दलों के साथ उनकी मुलाकात होगी, वे मत और समर्थन मांगेंगी, बल्कि अन्य पार्टियों से भी वे मुलाकात करेंगी। आज द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मौजूद रहेंगी। लखनऊ का दौरा है, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की वे उम्मीदवार हैं। दोपहर 3 बजे लखनऊ द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। अपना दल एस और निषाद पार्टी के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम आवास पर भाजपा गठबंधन की एक बैठक होगी। अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक उस दौरान मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू विधायकों से समर्थन की अपील करेंगे।
जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवारों ने समर्थन के लिए पूरा जोर लगा दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में एनडीए के सांसदों, विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं। वो दोपहर 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगी, जिनकी सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम स्वागत करेंगे। इस दौरान अपना दल एस और निषाद पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद सीएम आवास पर एनडीए गठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक भी रहेंगे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू विधायकों से समर्थन की अपील करेंगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अन्य गैर भाजपा दलों से भी समर्थन मांगेंगी। इसके बाद सीएम आवास पर भोज में शामिल होंगी। बसपा पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की बड़ी भूमिका है। जिस तरह से लोकसभा में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से जाता है, वैसे ही महामहिम के चुनाव में भी यूपी की अलग ही ताकत है। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी की सबसे अहम भूमिका है। यूपी के एक विधायक का वोट वैल्यू है 208 और यूपी के एक सांसद का वोट वैल्यू है 700। यूपी में एनडीए गठबंधन के 273 विधायक और 66 लोकसभा सांसद हैं। एनडीए गठबंधन के 273 विधायकों की वोट वैल्यू 56,784 और 66 लोकसभा सांसदों का वोट वैल्यू 46,200 है, जबकि भाजपा के 25 राज्यसभा सांसद का वोट वैल्यू है 17,500। यानी यूपी के जनप्रतिनिधियों के वोटों का मूल्य है 14.88%। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को सीधा फायदा होते दिख रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से भाजपा को भरोसा है कि जीत उनके उम्मीदवार की ही होगी। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से देश की अगली राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी। वह एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक गरीब परिवार से आती हैं, वो एक महिला हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक के पद पर बैठाने का जो काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें लगभग देश के सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। और मैं भी सबसे अपील करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने वोट का उपयोग करें। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पक्ष भारी है। ऐसे में भाजपा को भी उम्मीद है कि विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, लेकिन फैसला एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं सपा गठबंधन में पड़ी दरार की, और ये दरार पड़ी है अखिलेश यादव के ओपी राजभर से किनारा करने की वजह से। बिल्कुल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बैठक में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। सपा के सहयोगी दल सुभासपा के 6 विधायक हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ बैठक और उनकी पीसी के लिए बुलाया नहीं गया। वहीं ओपी राजभर ने एबीपी गंगा को फोन पर बताया कि उन्हें अखिलेश यादव या फिर सपा की तरफ से कोई न्योता नहीं मिला। राजभर ने कहा कि शायद उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं। आपको बता दें कि कई दिनों से ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। राजभर लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, शायद उसी का ही नतीजा है कि ये नाराजगी अब दोनों के बीच में नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सपा और सुभासपा की दोस्ती खत्म हो गई? कल यशवंत सिन्हा सपा के दफ्तर पहुंचे थे सपा गठबंधन की तरफ से, जहां इस बैठक के अंदर कई और अन्य पार्टियों के गठबंधन के नेता मौजूद थे, लेकिन ओपी राजभर यहां से नदारद थे। ओपी राजभर ने कहा कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि हर चुनाव के बाद अखिलेश यादव के गठबंधन से उनके सहयोगी कई नेता छिटक जाते हैं। जहां इस बार विधानसभा चुनाव जो हुए उसके बाद चाचा शिवपाल नजर आए, और अब ये उपचुनावों के बाद ओपी राजभर की नाराजगी अखिलेश यादव के साथ दोनों के बीच में नाराजगी नजर आ रही है। और लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई जब अखिलेश और आजम की मुलाकात हो गई। जेल से रिहा होने के बाद ना आजम से मिलने अखिलेश गए थे, ना ही आजम अखिलेश से मिलने गए। इसके बाद दोनों के बीच तल्खी की खबरें आ रही थी और वो खूब चल रही थी।
लेकिन अब दोनों नेता राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखे हैं, जिसकी खुशी अखिलेश और आजम दोनों के चेहरे पर नजर आई। खुद अखिलेश पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए। ये अनोखी तस्वीर है सपा के दो दिग्गजों की, जिनके बीच तल्खी के किस्से गढ़े गए, नाराजगी की खबरें आईं, लेकिन जब दोनों मिले तो गर्मजोशी बरकरार। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अखिलेश और आजम की मुलाकात के दौरान लगा ही नहीं कि दोनों के बीच गिले शिकवे हैं, बल्कि वो एकजुटता का संदेश देते नजर आए। सीतापुर जेल से रिहा होने के काफी दिनों बाद आजम खान पहली बार सपा दफ्तर पहुंचे और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद अखिलेश और आजम साथ साथ नजर आए। यही नहीं, आजम खान को अखिलेश बाहर तक छोड़ने भी आए। जब आजम जेल में बंद थे तब अखिलेश के साथ तल्खी दिखी थी। आजम गुट ने अखिलेश यादव पर अनदेखी के आरोप लगाए थे। दरअसल आजम खान ने जेल में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था और जब आजम खान जेल से रिहा हुए तो उसके बाद सपा दफ्तर नहीं गए। यही नहीं, आजम खान ने जब विधायक पद की शपथ ली थी तब भी ना वो अखिलेश से मिले और ना ही बजट सत्र में शामिल हुए। हालांकि जब आजम खान बीमार हुए तो अखिलेश उनसे मिलने सर गंगाराम अस्पताल गए थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा दफ्तर में हुई बैठक में मंच पर अखिलेश के साथ आजम खान और जयंत चौधरी एक साथ विराजमान थे। उससे पहले अखिलेश यादव आजम खान का हाथ पकड़कर बैठक में ले गए, जिसके बाद दोनों नेताओं ने बैठक को संबोधित किया। तब भी अखिलेश आजम को देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। खुद आजम भी आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखाई दिए। यानी पिछले 3 साल से दोनों नेताओं के बीच जो नाराजगी की खाई दिख रही थी, वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में पटती दिखाई दी। दरअसल आजम खान परिवार पर ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। जब ये सवाल आजम खान से पूछा गया तो वो यूपी सरकार और ईडी पर शायराना अंदाज में बरस पड़े। मेरी मरी माँ को भी कर सकते हैं, जब उन पर मुकदमे हो सकते हैं मरी माँ पर, तो ये भी हो सकता है। लोकतंत्र है ना। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेता एक साथ नजर नहीं आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की बैठक में आजम अखिलेश का एक साथ होना पार्टी को संजीवनी जरूर दे गया। साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों के बीच दूरियां बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र टेनी का अजय मिश्र टेनी का बेटा है। पिछली सुनवाई के अंदर जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में सरकार ने अपना पक्ष रखा था। और आपको बताएं कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ के पास किसानों की भीड़ पर थार जीप चलाने का आरोप है आशीष पर। उसके बाद से गाड़ी से कुचलने और हिंसा में 8 लोगों की जान भी गई थी, जिसमें 4 किसान हैं और 1 पत्रकार भी हैं। 3 बीजेपी के भी कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं किसानों की कुचलकर मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया। इससे पहले भी हालांकि आशीष मिश्र को जमानत मिली थी, लेकिन उस जमानत के खिलाफ याचिका डाली गई, जिसके बाद उसे रद्द किया गया और फिर से अब जमानत अर्जी डाली गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आ रही है उत्तराखंड के रामनगर से। रामनगर में ढेला नदी के पास पर्यटकों से भरा टेम्पो पलटने की खबर है और इस हादसे में कई लोगों की जान गई है। बिल्कुल, ये दुखद हादसा हुआ है जहां कई लोगों की जान जाने की खबर मिली है। उत्तराखंड के रामनगर में नदी में ये ट्रक पलटा है, जिसके चलते हादसा हुआ है। कई लोगों के मरने की खबर है। कई लोग इसमें सवार थे जो कि इस हादसे की चपेट में आए हैं। पर्यटकों से भरा हुआ ये ट्रक था जो कि नदी में पलटा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दानिश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। दानिश, क्या इस हादसे से जुड़ी और जानकारी है? बिल्कुल,
देखिए, मैं आपको बता दूं, रामनगर के ढेला नदी का यह मामला है, जहां पर लगभग एक गाड़ी के अंदर 10 लोग सवार थे, जो नदी के अंदर, और रात तेज बारिश होने से पानी ज्यादा था तो ये लोग बह गए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और 4 शव अभी तक बाहर निकाले गए हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। बताया जाता है इनमें से कुछ लोकल लोग भी थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम इस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। टेम्पो ट्रेवलर है, इनोवा है, क्या है, अभी इसका पूरे साफ तौर पर पता नहीं लग पाया है, लेकिन 4 शव अभी बाहर निकाल लिए गए हैं। जी दानिश, अभी तक सुरक्षित भी कुछ लोगों को निकाला गया है क्या? देखिए, इसकी कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है कि इसमें से कुछ लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि इसमें लगभग 10 लोग सवार थे, जैसा बताया जा रहा है, जिनमें से 4 शव कैसे हुआ दानिश, ये पता चल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, रात बारिश बहुत तेज थी और जो ये ढेला नदी है, इसमें एक बरसाती नाला गधेराट पड़ता है, जिसके अंदर ये गाड़ी बह गई है तेज पानी में, और उस बहने से जो लोग इसके अंदर सवार थे वो भी उस गाड़ी के अंदर फंस के नीचे बह गए, जिनमें से 4 शव अभी तक निकाले गए हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया है, जो अभी इन शवों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जी, ये लोग कौन थे, इसकी पहचान हो पाई है? देखिए, अभी तक पूरी तरह से इनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस होटल में गए थे वहाँ के लोगों से जानकारी जब पुलिस ने ली है, प्रशासन ली है, तो उनका कहना था कुछ इसमें लोकल लोग थे और कुछ इसमें बाहर के लोग थे। ये लोग रामनगर जा रहे थे ढेला से। बिल्कुल दानिश, आप नजर बनाए रखिएगा, और ये तमाम लोगों के लिए भी ये खबर बेहद अहम है जो इस वक्त घूमने फिरने के लिए रुख कर रहे हैं ऐसी जगहों का, और फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। डिटेल्स और क्या आती है इस एक्सीडेंट को लेकर के? ढेला नदी में एक टेम्पू ट्रैवलर है या गाड़ी है, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें 10 लोग सवार थे, 4 शव मिल चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण सिंह बिसेन की याचिका पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने, मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने और पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मूल वादी की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा था। अदालत ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई का वक्त तय किया है, यानी आज की तारीख तय की गई है। किरण सिंह बिसेन ने 24 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की प्रवेश को वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही ज्ञानवापी परिसर के अंदर दर्शन पूजन करने के अधिकार के लिए याचिका डाली थी। और आज सुनवाई इस मामले में दोपहर 12 बजे के बाद होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।